Hello friends, students. So this is the third class of economics. Today's topic is banking system and उसके related कुछ और terms होंगे जो हम banking system के related पढ़ेंगे. तो लास्ट के जो सेकंड वीडियो था उसमें हमने एलपीजी पॉलिसी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज हमने कवर कर लिया था उसमें. जो उसके नेक्स्ट अगला टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के बाद बैंकिंग सिस्टम. तो देखिए, बैंकिंग सिस्टम, जब भी बैंक का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो नाम आता है वो आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसको हम बोलते हैं. तो आरबीआई के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे कि ये 1 अप्रैल 1985 को इस्टेब्लिश हुआ था. 1 अप्रैल 1985 को, ठीक. और जो इसके वेरी फर्स्ट गवर्नर थे, वेरी फर्स्ट, वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ, OSBORNE, ऑसबॉर्न स्मिथ. लेकिन जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे वो थे CD देशमुख. 1943 में इनको इंचार्ज बनाया गया था या इनके अंदर किया गया था आरबीआई. तो जो CD देशमुख मतलब चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, ये 1943 में फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई बने थे. जो इनका टेन्योर था वो 6 इयर्स का था, ठीक है. प्रेजेंट गवर्नर जैसे हमें पता है शशिकांत दास हैं, वो हमारे आरबीआई के भी गवर्नर है. और जो आपको पता होना चाहिए कि ये 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई है. इससे पहले 24th जो थे वो उर्जित पटेल थे, 2 साल जिनका कार्यकाल रहा था. 23rd वेरी फेमस और न्यूज़ में रहने वाले हमारे रघुराम राजन, जो 3 साल तक इसके हेड रहे. आरबीआई का हेडक्वार्टर है जो वो मुंबई में है. और ये अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है. आगे देखिए, नेशनलाइजेशन 1949, 1 जनवरी को नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई हुआ. किसने किया? इंदिरा गांधी ने किया. इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीयकरण जो किया गया उसके बाद नेशनलाइजेशन 1949 में फर्स्ट आरबीआई का हुआ. लेकिन इसके बाद 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइज किया गया और 1980 में 6 और बैंकों को इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज कर दिया. अब देखिए, जो फर्स्ट मर्जर हुआ था वो था 1993 में. पंजाब नेशनल बैंक था जो उसमें क्या मर्ज हुआ था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया था, उसको पंजाब नेशनल बैंक के अंदर मर्ज कर दिया गया था. फिर दूसरा मर्जर 2018 में देना बैंक एंड विजया बैंक इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा. तो आपका एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि और आपने फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से जो बैंक्स हैं उनका मर्जर हुआ गया इसमें, और कब का मर्जर हुआ ये आपने देखना है, ठीक. अब नेशनलाइजेशन हम देखते हैं कि नेशनलाइजेशन हो गया. तो व्हाट एक्चुअली इज नेशनलाइजेशन, ये हम देखेंगे. देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनलाइजेशन क्या होता है. फर्स्ट, इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश को बढ़ाना, ये हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस में ऑब्जेक्टिव होता है. सेकंड होता है पब्लिक वेलफेयर, नेशनलाइजेशन से पब्लिक का वेलफेयर होता है. सेकंड, जो प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंसी होती है वो रिड्यूस हो जाती है इससे, ठीक. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो होता है, पब्लिक वेलफेयर, एंड क्या होता है, रिमूवल ऑफ प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंसी, ठीक. तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनलाइजेशन. अब देखिए, इसके बाद एक और चीज़ निकल के आती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, ठीक. लिखिए, all those policies which are used to regulate liquidity in economy. मतलब वो सारी नीतियां जो तरलता का संचालन करती हैं उनको क्या करते हैं, आरबीआई की क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज, ठीक. ये देखिए, ये क्वेश्चन अब यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है कि मॉनेटरी पॉलिसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई इन बाय मंथली बेसिस. मतलब
साल में 6 बार इनको क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी को। ठीक है, और ये 1 जुलाई से 30 जून तक इस स्टार्टिंग यहाँ से की जाती है इसकी। आगे एक चीज़ आती है रेपो रेट। क्या होता है रेपो रेट, क्या होता है रिवर्स रेपो रेट, क्या होता है बैंक रेट, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, नया टॉपिक है रेपो रेट। देखिए रेपो रेट पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर मैं समझा देता हूँ आपको। द रेट एट विच RBI lends शॉर्ट टर्म लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स, हिंदी में लिखेंगे वो दरें जिसमें RBI दूसरे व्यवसाय बैंकों को छोटे समय के लिए लोन दे दे, उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। ठीक, क्या होगा रेपो रेट? जो RBI होता है वो दूसरे व्यवसाय बैंकों को कम टाइम के लिए, छोटे टाइम के लिए, कम टाइम के लिए लोन दे जिस रेट पे, उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? लिखो द रेट एट विच RBI borrows money या borrows loan from the commercial banks is called reverse repo rate। यानी कि वो दर जिसमें RBI दूसरे व्यवसाय बैंकों से लोन लेता है उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। ठीक, अब एक और लाइन ब्रैकेट में लिख लेंगे, रेपो रेट इज ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, RR इज ग्रेटर देन RRR, ये याद रख लेना। ओके, ये हो गया हमारा रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है बैंक रेट। अब क्या होता है बैंक रेट? क्या होता है तो लिखेंगे द रेट एट विच RBI लैंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू द कमर्शियल बैंक। मतलब ये रेपो रेट और बैंक रेट ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, फर्क क्या है कि जो रेपो रेट है वो शॉर्ट टर्म लोन है जो RBI देता है। बैंक रेट क्या होता है, हमें क्या करना है, उसमें जो टाइम लिमिट है वो ज़्यादा हो जाती है। टाइम लिमिटेड मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है RBI। ठीक, क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। MSF लिखिए, in this system a bank can borrow overnight loan for RBI at 1% higher than the current repo rate। हिंदी में लिखिए इसको, MSF को सीमांत स्थायी सुविधा बोलते हैं हिंदी में। इस नीति में एक बैंक RBI से रातों रात लोन ले सकता है। जैसे मान लीजिए एक लोन की प्रक्रिया होती है, तो मान लीजिए हम जो रेपो रेट है वो 5% सेट किया गया है, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है। लेकिन किसी बैंक को अगर जल्दी ही चाहिए ये लोन रातों रात मतलब ओवर द नाइट, तो वैसे नॉर्मल रेट क्या है रेपो रेट का 5%, तो 6% दे के वो लोन ले सकता है बैंक रातों रात ही। ठीक है, तो ये होता है MSF। अगली चीज आती है कि CRR और SLR। ठीक, CRR मतलब कैश रिजर्व रेशो यानी कि नकद आरक्षित अनुपात। ठीक, नगद आरक्षित अनुपात। आगे इस पे लिखेंगे एवरी बैंक हैज टू रिजर्व अ फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट्स टू RBI इन फॉर्म एंड कैश। ठीक, हर बैंकों को अपने कुल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा RBI को नगद रूप में जमा करवाना पड़ता है। मान लीजिए कि एक बैंक है XYZ, उसके पास जो डिपॉजिट्स हैं वो है 10 करोड़ रुपए, तो उसका कुछ प्रतिशत जितना भी सेट किया जाएगा 2 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख, वो RBI को उनको देना पड़ेगा एज ए कैश रिजर्व रेशो।
ठीक है, ये कंपलसरी होता है, कैश के रूप में ही दिया जाता है और इस पे इंटरेस्ट जो नहीं मिलता है। ठीक, इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। नेक्स्ट होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो यानी कि जो SLR है ये CRR से कैसे अलग है, देखिए। एवरी बैंक हैज़ टू रिजर्व अ फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट विद इन इटसेल्फ। ये जो CRR है, ठीक है, कैश रिजर्व रेशो है, ये जो क्या है, कहाँ पे देना पड़ेगा, RBI में। लेकिन जो SLR है वो उसमें डिपॉजिट का कुछ हिस्सा अपने पास ही रखना पड़ेगा, और ये कैश हो सकता है और गोल्ड हो सकता है। तो क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि CRR और SLR में से फिक्स क्या है कि कैश ही किसी में देना, तो वो CRR, और SLR में हम कैश और गोल्ड दोनों रिजर्व रख सकते हैं। ठीक, अब OMO क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी नगद या सोना कुछ भी, इसमें खुला बाजार संचालन इसको हिंदी में बोलते हैं। इट इज ए सिस्टम ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम मार्केट, यानी यहाँ पर सरकारी प्रतिभूतियाँ को बाजार में खरीदा और बेचा जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, बस इतना ही याद रखना इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मुद्रा बैंक, नाबार्ड। मुद्रा बैंक और नाबार्ड, इसके बारे में लिखते रहेंगे आप। मुद्रा बैंक, पहले तो मुद्रा का आप आगे लिखेंगे एब्रीवेशन, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी एस्टेब्लिश अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY। 8 अप्रैल 2015 को इसका गठन हुआ था मुद्रा बैंक का। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड लोन्स टू SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन देने के लिए इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, यानी जो ऑब्जेक्टिव किसके लिए ये बनाया गया था वो था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन देने के लिए। इसके अंदर 3 जो प्रावधान या 3 इसके जो आगे ऑप्शंस आते हैं, SKT, शिशु, किशोर एंड तरुण। SKT जो शिशु है उसमें लोन मिलता है अप टू 50,000, जो अपना किशोर है उसमें 50,000 से लेके 5 लाख तक का आपको लोन मिलेगा, और जो तरुण है वो 5 लाख से लेके 10 लाख, 5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख तक का लोन आपको मिलेगा। तो SKT याद रख लेना, शिशु, किशोर और तरुण, ये इनकी 3 स्कीम्स हैं। ठीक है, आगे है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की आगे एब्रीवेशन लिख लेंगे, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड बोलेंगे। 12 जुलाई 1982 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। अंडर, ये क्वेश्चन आ सकता है, शिव रमन कमेटी यानी अंडर रिकमेंडेशन ऑफ शिव रमन कमेटी के सुझाव पर इसको गठित किया गया था। ठीक है, तो ये हम ये पूछ सकते हैं कि किसके रिकमेंडेशन पे ये बनाया गया था। ठीक, तो ये भी पूछ सकते हैं ये कौन से फाइनेंशियल ईयर का जो प्लान था, 5 ईयर प्लान कौन सा था। तो ये याद रख लेना कि जो नाबार्ड था वो 6th 5 ईयर प्लान के तहत बनाया गया था, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक, यहाँ तक हो गया सभी का। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है रीजनल रूरल बैंक, RRB, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक वाज फॉर्म्ड ऑन 2 अक्टूबर 1975, 1975। कब याद रख लेना? गांधी जी के जन्म दिवस पे बनाया गया था। विद प्राथम ग्रामीण बैंक, पहले इसका नाम क्या होता था? प्राथम ग्रामीण बैंक। ठीक, और इसको स्पॉन्सर्ड किया था सिंडिकेट बैंक ने। कब? 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक, और जैसे जो नाबार्ड था वो शिव रमन कमेटी के सुझावों पे बनाया गया था, तो वैसे ही जो RRB रीजनल रूरल बैंक था वो नरसिम्हा कमेटी के रिकमेंडेशंस पर बनाया गया था।
ठीक। 1975 से लेके 1983 तक इसे आरबीआई रेगुलेट करता था। क्या? प्राथमिक ग्रामीण बैंक या रीजनल रूरल बैंक्स को। ठीक, 1975 से बना था 2 अक्टूबर से, और 1983 तक 1983 तक इसे आरबीआई रेगुलेट करता था। जबकि नाबार्ड 82 में बन गया, तो 83 में आरआरबी को नाबार्ड के अंदर कर दिया गया। ठीक, समझ आ गया। आरआरबी को 3 सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट योगदान देता है। ये जो आरआरबी है 3, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक, जो इसका बैंक स्पॉन्सर होता है। तो सेंट्रल बैंक का जो शेयर है जो 50% होता है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% होता है, और जो स्पॉन्सर बैंक है उनका कितना बच गया 35% इनका शेयर इसमें होता है। ठीक, तो आगे हम अब पढ़ेंगे पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक। 3 हम बैंक पढ़ेंगे, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक। पब्लिक बैंक वो होता है जिसमें गवर्नमेंट शेयर इज मोर देन और इक्वल टू 51%। 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी जो सरकार की रहे, जहाँ 51% या 51% से ज़्यादा, उनको हम पब्लिक बैंक बोलते हैं। जिसमें 51% से कम हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट बैंक। थर्ड आता है हमारा फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक वो बैंक होते हैं जिनका हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया होता है, भारत से बाहर उनका हेडक्वार्टर होता है, लेकिन उनकी ब्रांचेस जो हैं वो इंडिया में होती हैं। ऐसे आपने तीनों बैंकों के एग्जांपल्स कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताने हैं। ठीक, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये एनपीए क्या होता है ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके पहले इसकी डेफिनेशंस लिख लें। दे आर कंसीडर्ड एज बैड लोन्स, दे आर कंसीडर्ड एज बैड लोन्स ऑफ बैंक। ए लोन इज कंसीडर्ड एज एनपीए, मतलब एक लोन को एनपीए की कैटेगरी में तब दाया जाता है जब इट इज़ नॉट सर्व्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 टर्म, यानी कि 90 दिन का एक टर्म होता है। अगर 90 दिन तक किसी लोन का भुगतान ना किया जाए लास्ट डेट के बाद, तो वो एनपीए की कैटेगरी में आ जाता है। 3 तरह के इसके एनपीए होते हैं, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट। ये क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे, लिख लीजिए, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट। पहले लिखिए सबस्टैंडर्ड। सबस्टैंडर्ड मतलब इट रिमेन्स एनपीए फॉर ए पीरियड अप टू 18 मंथ्स, तो ये उस कैटेगरी में रहेगा, सबस्टैंडर्ड कैटेगरी में, जहां 18 महीने तक उसका भुगतान नहीं किया जाए। जब 18 महीने से ऊपर इसका टाइम जैसे ही हो जाता है तो उसको डाउटफुल केसेस में डाल दिया जाता है, डाउटफुल सेकंड कैटेगरी में। लॉस एसेट मतलब इफ द लॉस इज आइडेंटिफाइड बट नॉट रिटर्न ऑफ। अब पता तो लग रहा है कि बैंक का नुकसान हो चुका है, लेकिन कैसे उसको वापस लाना है वो नहीं पता, तो वो लॉस एसेट यानी कि 3rd कैटेगरी में उसको डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा 4th चैप्टर जो बैंकिंग सिस्टम, ये खत्म हुआ है 4th चैप्टर। ठीक है, 2 चैप्टर्स हमने पिछली वीडियोस में खत्म किए थे। नेक्स्ट चैप्टर लिखिए इंटरनेशनल, ये लास्ट चैप्टर होगा आज का। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो इस बैंकिंग प्रक्रिया के अंदर लगी रही हैं। पहला है वर्ल्ड बैंक, सबसे बड़ा यही देखा जाएगा, वर्ल्ड बैंक। तो इसके बारे में लिखिए, फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ ब्रेटन वुड्स मीटिंग, BRETTON, ब्रेटन वुड्स मीटिंग 1945 में इसको रिकमेंड किया गया था कि एक वर्ल्ड बैंक होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कौन सी मीटिंग से कैसे हुआ, तो ब्रेटन वुड मीटिंग में किया गया। इसको IBRD भी बोल जाता है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। तो इस इंटरनेशनल इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, IBRD भी कहा जाता है। और हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। स्टार्टिंग के टाइम में जब ये स्टार्ट हुआ था तब ये
44 मेंबर्स के साथ स्टार्ट हुआ था, और इफ आई एम राइट टुडे इट हैज 189 मेंबर्स इन वर्ल्ड बैंक। ठीक। मेन ऑब्जेक्टिव इज सोशल डेवलपमेंट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वर्ल्ड बैंक का? सोशल डेवलपमेंट है। प्रेजेंट हेड ऑफ जो वर्ल्ड बैंक है वो है क्रिस्टालिनिया जॉर्जिविया। तो थोड़ा सा करेक्शन है, जो क्रिस्टालिनिया जो थी जॉर्जिविया, ये इससे पहले थी। 2019 के लास्ट में इनका पद खत्म हो गया। इसके बाद डेविड मैलपस, अभी कौन है? डेविड मैलपस इसके जो हेड हैं, यूएसए के हैं, और जो क्रिस्टालिनिया वो थी वो बल्गेरिया की थी। ठीक। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज 4 डिविजन्स। इसकी 4 डिविजन्स होती है। आईएफसी, ठीक है, आईडीए, आईसीएसआईडी और फोर्थ है एमआईजीए। तो पहले लिखिए आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये इसकी 4 डिविजन्स बनाई गई हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन 1956 में बनी है। सेकंड आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये 1960 में बनी। आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट 1966 में बना। और एमआईजीए, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी 1988। कमेंट बॉक्स में इन चारों के जो हेडक्वार्टर्स है ढूंढ के मुझे बता सकते हैं आप। ठीक है। नेक्स्ट है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो ऑर्गेनाइजेशन है। फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ ब्रेटन वुड्स, सेम 1945 की जो मीटिंग थी, ब्रेटन वुड्स वो ही इसके सूत्रधार थी, और ये इस्टेब्लिश हुआ 27 दिसंबर 1945। 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। ऑल्सो नोन एज ट्विन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की ये ट्विन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जुड़वा संगठन। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। 31 मेंबर स्टार्टिंग में थे। सेम 189 कंट्रीज अभी इसके करंटली मेंबर्स हैं। ठीक। एंड द लास्ट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1 जनवरी 1995 को ये बनी, 1 जनवरी 1995। इसने जो गैट था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, उसको रिप्लेस किया था, गैट को रिप्लेस किया था। ठीक। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेजेंट 164 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव इसका है ट्रेड डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेड डेवलपमेंट और जो इसके हेड हैं वो हैं रोबर्टो एजिवोडो, ब्राजीलियन है ये रोबर्टो एजिवोडो। तो अगर ये जो हमने आज चैप्टर किया है इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर बता सकते हैं। और कुछ टेक्निकल फॉल्ट था तो उसकी वजह से हमने 2 दिन वीडियो नहीं डाला। अब वी आर होपिंग कि हम रेगुलर वीडियोस डालेंगे इसका। ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख दीजिए, नहीं तो इनबॉक्स कर दीजिए मुझे। जो व्हाट्सएप नंबर है मेरे 8527025509। ठीक है। पढ़िए आराम से, कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जय हिंद, जय भारत।